एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सारदे सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। बेटा मैं गया हुआ था यूएस के दौरे पे, और वहां पे फुटपाथ पे ऐसे ही वॉक कर रहा था, तो बगल में ना कुछ होमलेस व्यक्ति बैठे हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और चल के एकदम सीधा आके मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, हे ब्रदर, I have some little kids and we don't have money for food. Can you give me some money? पहला दिमाग में तो आया कि भिखारी इंग्लिश बोलता है, फिर समझ आया यूएस में भी तो है। फिर उसका ना संघर्ष देखकर, बच्चों को देख के बेटा मैं इतना इमोशनल हो गया। मतलब यार God is going to bless everyone ना। जेब में से 100 रुपए निकाला, मतलब this is 100 rupees. Have food, have food. God will bless everyone. तो ऐसे अंदर से ना फीलिंग आती ना, मैं तो नहीं हूँ इंसानों का। ऐसे टैप किया किसी ने, बोलता है बट तेरा गांधी चलता है, इधर डॉलर चलता है, क्या करूँ उसका गांधी का? तुम्हारे ये ले रख, तेरे पास ही रख, तू ही रख 100 रुपए, तू ही करा इसका, खाना खा ले तू। बोला यार बात तो सही है इसकी। दैट डे आई रियलाइज कि यूएस में डॉलर ही चलता है बॉस। हर एक देश की अपनी करेंसी है और उनके देश में उन्हीं ही की करेंसी चलती है। इस चैप्टर में जो सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें हम यही सीखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक देश की नहीं है बेटा, इकोनॉमिक्स तो पूरी दुनिया में फैली हुई है और हमें कई बार दूसरे देशों पर भी निर्भर होना पड़ता है। इस वजह से हमें कई बार उनकी करेंसी में भी हमें पेमेंट्स करनी पड़ती है। वो कैसे एक्सचेंज होता है, क्या इस चैप्टर में, वो सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अभी चलते हैं सीधा चैप्टर के अंदर, बेसिक से समझते हैं सारी की सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस आउट मत करना और एंड तक देखना। देखो जैसे मैंने बोला कि हर एक देश की अपनी एक खुद की करेंसी होती है। इंडिया की एक अपनी करेंसी है, दैट इज रुपीज, है ना। यूएस की अपनी करेंसी दैट इज डॉलर्स, एंड पाउंड्स जो है वो इंग्लैंड यानी कि लंदन की है। यूरोज भी चलते हैं यूरोप में, ऐसे कई सारी जगह की अपनी अपनी करेंसी है। और इन करेंसी को एक्सेप्टेंस भी इन्हीं के देश में होता है कि करेंसी भी इन्हीं के देश में चलती है। अनलेस आपको विदेश से कोई सामान बुलवाना हो या सामान बेचना हो तो आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। ऐसे टाइम पर हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ती है। क्या होता है बेटा, हर एक देश की अपनी करेंसी और हर एक देश की करेंसी की अपनी पावर और अपनी वैल्यू है। जैसे कि मुझे $1 के लिए कितना रुपी खर्चा करना पड़ेगा कि वो $1 बन जाए, उस रेट को ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो कई बार जब हमें फॉरेन के साथ डील करना पड़ता है तो हमें कुछ एक्सचेंज रेट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो एक्सचेंज रेट क्या है, इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के लिए कितने में बदली जा सकती है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यूएस से आईफोन मंगाना था और उसके लिए मुझे $1000 की पेमेंट करनी थी, तो $1000 बनाने के लिए मुझे कितने इंडियन रुपीस खर्चा करना पड़ेगा, उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे $1 कितने डॉलर के बराबर है, तो ₹1 $0.128 के बराबर है। अगर इसका मैं उल्टा करूं कि $1 कितने रुपीस के बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि $1 78 रुपीस के बराबर है। ठीक है बेटा, क्या ये बात आपको समझ आई? तो ये बेसिक चीज थी फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। लेकिन सर हमें ये पता है ये रेट फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। कभी कभार ये रेट जो है बेटा बढ़ जाएगा, कई बार ये रेट कम हो जाएगा। तो सर ये क्या होता है, ये चेंज कैसे होते रहते हैं, उसका भी एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन ये समझो इस चेंज को कहते क्या है। सबसे पहले आता है करेंसी डेप्रीसिएशन, यानी कि डेप्रीसिएशन जैसा आप समझते हो ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, उसी प्रकार करेंसी में भी एक डेप्रीसिएशन होता है। यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी है, यानी कि आपके देश का करेंसी है, उसकी वैल्यू गिर जाना। अब गिर जाना मतलब एग्जांपल से समझना। देखो आप $1 बनाने के लिए पहले 70 रुपए खर्चा किया करते थे। यानी कि कोई अगर यूएस का व्यक्ति अगर $1 खर्चा करे तो उसको 7 लेस के पैकेट मिल जाएंगे, 10-10 वाले, है ना, नीला पीला हरा वाला सब मिल जाएगा, इसको 7 पैकेट मिल जाएंगे। अब जब इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर गई, यानी कि $1 70 रुपए के बराबर था, तो 7 चिप्स के पैकेट आते थे। अब इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर गई, इसका मतलब क्या होगा, 70 से 60 हो जाएगा? नहीं बेटा, इससे हम अप्रिसिएशन कहना कहते हैं। गिरना मतलब मैं 70 रुपए खर्च करता था तो मुझे $1 मिलता था, अब मुझे 80 रुपए खर्चा करना पड़ता है। ये 50-20 का नोट तो था ही, 10 का नोट और एड ऑन कर दिया, अब मुझे 80 रुपए खर्चा करना पड़ता है $1 बनाने के लिए। यानी कि मेरी करेंसी गिर गई है, मुझे ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है ना उतना ही डॉलर बनाने के लिए। इसका मतलब यही होता है करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। यानी कि यूएस का व्यक्ति जो $1 में 7 लेस के पैकेट लेता था, आज वही उतना ही $1 पे करके 8 लेस के पैकेट ले सकता है, क्योंकि हमारी करेंसी गिरी है, उनकी करेंसी तो पावरफुल हो गई है। समझ आया बच्चे? तो ये कहलाता है करेंसी डेप्रीसिएशन। यानी कि करेंसी डेप्रीसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि इंडियन रुपीस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि डॉलर। ठीक है बेटा,
समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कि 70 से 80 पर हो गया। अब इसका ना एक फीचर समझो, ये कैसे इंपैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। बेटा एक बात समझना, ये तो तुम समझ पाए कि इंडियन करेंसी वीक हो गई, यूएस करेंसी स्ट्रांग हो गई। तो यूएस करेंसी स्ट्रांग हो गया यानी कि यूएस के व्यक्ति के लिए इंडिया से सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, पहले 7 पैकेट मिल रहे थे, अब 8 पैकेट मिलेंगे, उतने पैसा खर्चा करके। तो इस चीज को ये बताता है कि इंडिया से बहुत सारा सामान खरीदा जाएगा क्योंकि सस्ता पड़ रहा है इंडिया उनको। जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग बाली, थाईलैंड घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि ये कंट्रीज आपको सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यूएस के हर एक व्यक्ति को इंडिया का सामान सस्ता पड़ेगा, तो हमारे देश में से एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होगा। हमारे देश से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होंगे। सस्ता पड़ रहा है तो बहुत सारा सामान मंगाया जाएगा। जब आपको चाइना से बहुत सामान सस्ता पड़ता है तो हर चीज मेड इन चाइना हो जाती है। सेम लॉजिक के अनुसार अगर कोई भी करेंसी आपको बहुत सस्ती पड़ रही है, उस देश से बहुत सारा सामान बनवाया जाएगा, तो एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज्यादा होंगे। दूसरी चीज, इंडियंस को यूएस का सामान महंगा पड़ रहा है। पहले हम 70 रुपए देके $1 का खर्चा करते थे, अब उतना ही $1 के लिए 80 रुपए खर्चा करते हैं। तो यूएस का सामान हमारे लिए अब और कॉस्टली हो गया है। तो हम लोग इंपोर्ट कम कर देंगे, उनसे सामान कम खरीदेंगे, यानी कि इंपोर्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी लेस। हमारे खर्चे कम हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद अगर आप इस बात को समझते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट यानी कि इनकम होती है, इंपोर्ट यानी कि आपके खर्चे होते हैं। इन दोनों को अगर आप समझो, अगर आपकी इनकम बढ़ गई और खर्चे कम हो गए, दैट शोज कि नेशनल इनकम भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। क्योंकि आप कमा ज्यादा रहे हो, खर्चा कम कर रहे हो, तो देश में इनकम भी बढ़ जाएगी। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, इनको जरा देख लो। देखो क्या हुआ है, डेप्रीसिएशन के क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। इट मींस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स मोर गुड्स कैन बी परचेस्ड। उतने डॉलर में अब ज्यादा सामान खरीद सकते हो, क्योंकि अब रिलेटिवली चीपर है आपको इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज सस्ता पड़ रहा है, इसलिए आप ज्यादा सामान बुलवा सकते हो। उसका उल्टा लॉजिक लगा दो इंपोर्ट्स में। इट लीड्स टू फॉल इन इंपोर्ट्स बाय, क्योंकि इंडियंस के लिए डॉलर महंगा हो गया, इट इज रिलेटिवली कॉस्टलियर फॉर इंडियंस, इसलिए हम सामान कम मंगवाएंगे। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक लॉजिक ये बताता है कि एज एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स विल फॉल। अगर इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो होगा क्या? इट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर थिंग। मतलब ये मान लिया जाता है कि कोई और चीज अगर ना बदल रही होगी तो नेशनल इनकम हमारी बढ़ी हुई दिखेगी। अगर और कोई इंपैक्ट नहीं होगा तो नेशनल इनकम इन दोनों लॉजिक से तो बढ़ी हुई दिखेगी आपको। ठीक है बेटा, क्या समझ आया? तो डेप्रीसिएशन तुम समझ गए। अब इसी का उल्टा समझना, अप्रिसिएशन। व्हाट इज करेंसी अप्रिसिएशन? करेंसी अप्रिसिएशन का मतलब होता है जस्ट उल्टा, इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ जाना और डॉलर की वैल्यू कम हो जाना। कैसे? ध्यान से देखो। पहले $1 आपको 70 रुपए का था, वही लॉजिक में लगा रहा हूं। अब हुआ क्या, यानी कि $1 से पहले 7 लेस के पैकेट खरीदे जाए जाते थे। अब इंडियन रुपीस पावर हो गया है, इंडियन डॉलर थोड़ी था, इंडियन रुपीस पावरफुल हो गया है। तो इंडियन रुपीस पावरफुल हो गया मतलब पहले जो 70 रुपए के बदले में $1 मिलता था, आज वही $1 70 का नहीं 60 के बदले मिल रहा है। यानी कि अब इंडियंस को कम पैसे देकर भी सेम उतने ही डॉलर्स मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इंडियन करेंसी पावरफुल हो गया। अब देखो पावरफुल क्या समझोगे, $1 जब 10 रुपए के बराबर होगा और $1 100 रुपए के बराबर होगा तो क्या ज्यादा पावरफुल है? $1 10 रुपए के बराबर पावरफुल हो गया ना। तो यही लॉजिक है, जब ये गैप कम होता जाता है तो पावरफुल हो जाती है करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। गैप अगर बढ़ता जाता है कि $1 10 रुपए के बराबर है तो पावरफुल है करेंसी, $1 100 रुपए के बराबर है तो ये गैप बढ़ गया, दैट मींस कि वीक हो गया हमारा करेंसी। अप्रिसिएशन क्या बताता है? पहले 70 रुपए का $1 था, अब 60 रुपए का $1 है, यानी कि $1 से अब मात्र 6 लेस के पैकेट ही खरीदे जा सकते हैं। अब उतने पैसे खर्चा करके आप कम सामान ले पा रहे हो। यूएस लोगों के लिए अब हमारा देश थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और हमारे लिए उनका देश थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा सामान मंगवाने के लिए। तो ये लॉजिक यहां उल्टे हो जाते हैं। पहले वो लोग 7 प्रोडक्ट्स मंगा पाते थे $1 में, अब वो 6 ले पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? सामान कम मंगवाएंगे। दैट मींस एक्सपोर्ट्स हमारे गिर जाने वाले बच्चे, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा देश उनको महंगा पड़ रहा है और दूसरे देशों में उनको सस्ता पड़ेगा सामान। हमारी करेंसी पावरफुल हो गई तो उनको महंगा पड़ रहा है सामान, तो वो नहीं खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे हमारे देश से। लेकिन हमारे लिए अगर ये उनका करेंसी इतना, मतलब उनके देश का सामान अगर सस्ता पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सामान मंगवाएंगे, मतलब इंपोर्ट जो है बेटा वो हमारे बढ़ जाएंगे। हम लोग पहले 70 रुपए पे $1 मिलता था, अब 60 रुपए पे $1 मिल रहा है, यानी कि मेरे 10 रुपए की बचत हो रही है।
तो अब मैं ज्यादा सामान खरीद सकता हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदूंगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब आप इस लॉजिक से समझो, जब मेरी इनकम कम हो जाए और मेरे खर्चे बढ़ जाए तो नेशनल इनकम क्या होगा? सर इनकम कम हो जाए, खर्चे बढ़ जाए, तो सर हमारी इनकम तो कम होगी ना, यानी कि नेशनल इनकम भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा? गिर जाएगी, नेशनल इनकम भी कम होगी। यही लॉजिक से आप इस बात को समझना। देखो करेंसी अप्रिसिएशन क्या है? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। 70 रुपए से 60 रुपए का हो गया डॉलर। क्लियर? ये देखो यहां पर क्या लिखा था, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? अब हमें फॉरेन करेंसी सस्ता पड़ रहा है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट, यूएस अमेरिकन गुड्स विल बिकम मोर चीपर। इंडियंस के लिए यूएस का सामान सस्ता मिलेगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक है? एक्सपोर्ट्स क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि यूएस के व्यक्ति के लिए हमारा जो सामान है वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। इट लीड्स टू फॉल इन द एक्सपोर्ट एज डोमेस्टिक करेंसी गुड विल बिकम रिलेटिवली कॉस्टली फॉर फॉरेन नेशनल्स। फॉरेन के कंट्रीज के लिए हमारा सामान अब थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखो, अगर आपके एक्सपोर्ट गिरते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नेशनल इनकम जो है वो क्या करेगी बेटा? रिड्यूस हो जाएगी। अस्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन अदर थिंग्स। आप मान लो कि दूसरी चीजें नहीं बदल रही होंगी, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अगर चलते हुए देखें तो आपकी नेशनल इनकम तो कम हो जानी। बच्चे ये थोड़ी नेशनल इनकम की स्पेलिंग गलत सी है, समझ जाना। लेकिन ठीक है, समझ आ गया बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। फटाक से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक से न जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको समझाऊंगा कि सर ये $1 बनाने के लिए कितने रुपीस देने पड़ते हैं, ये रेट कैसे सेट किया जाता है उसको जरा समझते हैं। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको दूसरे नाम से हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार भी मार्क कर देता हूं जिससे कि तुम्हें लगेगा हाँ भाई सही तो है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, समझ आया? चलो चालू करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से। देखो इसमें सिंपल गणित ये होती है, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, तो भाई कौन है इधर? भाई अपना सरकार। ठीक है, तो सरकार डिसाइड करती है कि $1 के बदले में आप कितना इंडियन रुपीस एक्सचेंज करोगे, ये सरकार डिसाइड करती है। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार डिसाइड कर रही है कि $1 के लिए या €1 के लिए, किसी भी और करेंसी के लिए आप कितने इंडियन रुपीस दोगे। सर ये कैसे डिसाइड करती है? तो हमारे पास 2 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, दूसरा होता है ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ये दोनों क्या होते हैं विस्तार से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। देखो सबसे पहले इंडियन जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, बहुत सारा सोना रिजर्व में रखती है इस रेट को फिक्स करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास गोल्ड नहीं होगा तो आप इसको फिक्स नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे भैया? नहीं तो मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, तो आपको रिजर्व्स रखने पड़ते हैं इस रेट को फिक्स करने के लिए कि चेंज ना हो। $1 अगर 70 रुपए के बराबर है तो इसको रखने के लिए रेट को आप गोल्ड रखते हो। ठीक है, अब जरा एक एग्जाम्पल से समझो। देखो इंडिया में हो सोना या सोना हो यूएस में, हर जगह सोना ही होता है ना, सही बात है कि नहीं? तो अगर 10 ग्राम सोना इंडिया में मान लो 1000 रुपए का है, अब मुझे भी पता है 1000 रुपए का तो नहीं होता है, इतना दिमाग तुम्हें भी है, लेकिन एग्जाम्पल है तो ध्यान से सुनो। 10 ग्राम सोना इंडिया में 1000 रुपए का है। क्या 10 ग्राम सोना मतलब मेटल तो उतना ही होता है ना, 10 ग्राम ही होगा, वेट भी उतना ही है, मेटल तो सेम ही है, लेकिन डॉलर्स में ये कुछ $10 का है, तो आपको थोड़ा सा वैल्यूज में डिफरेंस दिखेगा कि यहां पर 1000 रुपए का है और वहां पर $10 का है। तो अब ये समझने में आसानी होगी, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो आई गेट $1 इज इक्वल टू कुछ 100 रुपए के बराबर। दैट शोज कि अगर आप $1 खरीदना चाहें तो आपको 100 इंडियन रुपीस खर्चा करना पड़ेगा, देन यू विल गेट $1। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड की मदद से एक रेट फिक्स किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ आया? तो दिस इज नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड। देखिए कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड अ कंट्री सेंट्रल बैंक फिक्सेस इट्स करेंसी अगेंस्ट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। एक कुछ क्वांटिटी आपको होल्ड करना पड़ता है, उसको रिजर्व करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरिटी वैल्यू, इसको हम पैरिटी वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पैरिटी वैल्यू भी कहते हैं। नाउ इसका दूसरा सेंस समझना बेटा,
अब डॉलर्स कई बार क्या होता है कि आप मेटल को नहीं, किसी दूसरी करेंसी को एक कॉमन मीडियम रख रहे हो। जैसे इसमें आपने 10 ग्राम सोना दोनों देश में कॉमन रखा था इसको मेजर करने के लिए। अब आप दो करेंसी को मेजर करना चाहते हो तो आप एक करेंसी को कॉमन यूनिट मान लो, यानी कि गोल्ड की रिप्लेसमेंट कर दो आप किसी और दूसरी करेंसी से। यानी कि एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। $1 इज इक्वल टू कुछ आपका मान लीजिए 4 AED है ना, 4 AED। दिनार के अंदर अगर आप देखोगे तो $1 इज इक्वल टू 4 दिनार। ठीक है बेटा, समझ आया? $1 इज इक्वल टू 4 दिनार। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीस का कंपैरिजन करो तो मान लो $1 इज इक्वल टू कुछ आपका 80 रुपए के बराबर है, 80 रुपीज के बराबर है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना, 80 रुपए के बराबर है। अब मैं अगर ये निकालना चाहूं तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा कि मेरे लिए 4 AED इज इक्वल टू 80 रुपीज के बराबर है। इफ आई सॉल्व देम आई कैन इजीली गेट माई AED की एक AED मेरे कुछ 20 रुपए के बराबर है। दिस शोज कि जो दिनार है वो 20 रुपए के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। कैसे निकाला मैंने? $1 4 दिनार के बराबर था, $1 80 रुपए के बराबर था, तो 4 और 80 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल गिव मी 1 दिनार इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो ये क्या हुआ? ये कहलाता है ब्रिटन वुड्स सिस्टम, यानी कि आप किसी दूसरी करेंसी को एक रिजर्व के फॉर्म में रख लो, इसको एक आप मीडियन मान लो कॉमन। देखो, अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक टाइज इट्स करेंसी विथ US डॉलर्स एज द ऑफिशियल रिजर्व्स एसेट, कि जहां पे आपने एसेट के फॉर्म में गोल्ड को रखा था, गोल्ड मत रखो, अब US डॉलर रख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज पेगिंग, इसलिए हम इसको पेगिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। बेटा क्या ये बात समझ आई कि आप कॉमन मेजर ले लो, कॉमन यूनिट ले लो और दो करेंसी को मेजर करके निकाल लो। दिस शोज कि कैसे सरकार हमारे करेंसी को फिक्स करती है, उसके रेट को फिक्स करती है। ठीक है बेटा, समझ आया? लेकिन अब इसके कुछ फायदे नुकसान के बारे में बात करते हैं कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। सबसे पहले फायदे क्या है? देखो, स्टेबिलिटी इन दी एक्सचेंज रेट। बेटा अगर सरकार ने बोला $1 70 रुपए के बराबर, तो मतलब भाई ने बोला करने का मतलब करने का, ये चेंज नहीं होगा। हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, 70 रुपए के बराबर ही होगा। सरकार ने फिक्स कर दिया, तब इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। तो फ्लक्चुएशंस नहीं है, इतना ही है आपका रेट। तो पहली बात तो स्टेबिलिटी आ गई। दूसरा फायदा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। क्या होता है बेटा, मान लीजिए किसी कंपनी ने सोचा कि मैं आज से 6 महीने बाद इंडिया में एक बड़ा सा ऑफिस खोलूंगा। आज डॉलर से इंडियन रुपीस का भाव था $1 80 रुपए के बराबर था। ठीक है, जो कंपनी आने वाली थी 6 महीने बाद, जैसे वो 6 महीने बाद आ रही थी तो देखा $1 100 रुपए का हो गया, यानी कि सॉरी $1 60 रुपए का हो गया, मतलब उनकी करेंसी महंगी हो गई। तो होगा क्या, उनकी करेंसी महंगी होगी तो इन्वेस्टर को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशंस की वजह से नुकसान ना हो, तो एक फिक्स एक्सचेंज रेट काफी ज्यादा फायदा देता है इन्वेस्टर्स को, कि इन्वेस्टर्स आए और इजीली बिना इस चिंता के कि भैया मैं जब पैसा लगाने जाऊंगा तब मेरा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ये एक्सचेंज रेट की वैल्यूज अलग हो गई है। कि जो $1 पहले 80 रुपए का था, अगर वो 60 रुपए का हो जाएगा तो मुझे महंगा पड़ेगा ना यार, मुझे महंगा पड़ेगा, मेरी जेब से अननेसेसरी पैसा ज्यादा जाएगा। इस वजह को रोकने के लिए यह आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बहुत फायदा दिलाता है। Both lender and borrower will not be prepared to lend or borrow in order to make long-term investment if they are not sure about the rate of exchange। अगर उनको ये नहीं पता ना कि अगले 6 महीने बाद रेट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, तो वो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा घबराएंगे, ठीक है, कि नुकसान हो सकता है फॉर नो रीजन। तीसरी चीज प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट करो या आप किसी के साथ व्यापार करो, अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट व्यापार को भी प्रमोट करता है, क्योंकि एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आज अगर मैंने सामान भेजा, वो अगर 1 महीने बाद पहुंच रहा है, तो मेरा रेट जो है वो ऑलरेडी चेंज हो सकता है ना, पर यहां पर फिक्स है तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज माई बेनिफिट, तो मुझे उसमें फायदा मिल रहा है। चौथी बात, प्रिवेंट स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। बेटा क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो लोग पैसा बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, डॉलर्स के अंदर भी इस फ्लक्चुएशन में भी पैसा कमाते हैं, कि डॉलर्स को 70 रुपए पे खरीदा था, आज 90 रुपए तो बेच दिया, पैसा बना लिया। तो ऐसा भी लोग करते हैं।
फॉरेन करेंसीज में भी सट्टेबाजी चलती है, तो इस सट्टेबाजी को एलिमिनेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फिक्स रेट रख दिया जाता है। तो फिक्स रेट से आप सट्टाबाजी कर ही नहीं सकते, तो आपको भैया वो सट्टेबाजी की वजह से जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो आपको ये बेनिफिट मिल गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये कहता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि जैसे कि आप अपने देश के अंदर देखोगे तो आपके देश की सरकार ने रेट डिसाइड किया है, कोई तीसरा देश आके इसके रेट को चेंज नहीं कर सकता। सरकार ने बोला है $1 70 रुपए के बराबर है, तो 70 रुपए के बराबर है। अब कोई तीसरा देश आके हमारी करेंसी को ना गिरा सकता है ना बढ़ा सकता है। तो ये पावर हमें अच्छे से व्यापार करने में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने में फायदा देती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन करता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, यानी कि जो हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान नहीं होता, अच्छा फायदा मिलता है। क्लियर बच्चे, समझ आया? अब इसके नुकसान क्या है? पहली चीज, इतना सारा गोल्ड या इतना सारा आपको फॉरेन करेंसी होल्ड करके रखना पड़ेगा रिजर्व्स के फॉर्म में, क्योंकि ये रेट 70 रुपए ही रहे, इस चीज की मान्यता के लिए हमें बहुत सारे रिजर्व्स को होल्ड करना पड़ता है। और बेटा जैसे घर में आप थोड़ा भी सोना रख ले तो टेंशन होती है ना कि चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो सरकार के लिए भी एक बर्डन है कि बहुत सारे रिजर्व्स आपको होल्ड या मेंटेन करके रखना पड़ रहा है इस रेट को फिक्स करने के लिए। तो एक तरह से बड़ा महंगा प्रोसेस है आपके लिए, बहुत रिस्की भी है। ठीक है बच्चे, तो ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजर्व्स रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन रिजर्व्स, लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट, कि अगर आपको फिक्स रखना है तो आपको बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग दी एक्सचेंज रेट। अब बेटा मार्केट डिसाइड करता है ना जब कि $1 कितने रुपीस के बराबर होगा, तो डिमांड और सप्लाई की मदद से आप ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि कितने रेट के लिए डॉलर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन सरकार जब फिक्स करती है तो बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार के पास 5-6 ऑप्शन है। $1 इज इक्वल टू 70 रुपए, है ना। $1 मान लो कितने रुपए के बराबर है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपए, एक ऑप्शन ये है। $1 इज इक्वल टू 50 रुपए, एक ऑप्शन ये है। $1 इज इक्वल टू 90 रुपए ये है। सर $1 इज इक्वल टू 30 रुपए भी है। अब तुम्हें ये पता है कि भले ही करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, कहीं ना कहीं नुकसान फायदे होते हैं। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे या तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, या एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे। एक में नेशनल इनकम बढ़ रही है, एक में कम हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो आपके लिए एक रेट डिसाइड करना कि 78 ही क्यों हो, 74 क्यों ना हो, 74 क्यों हो, 72 क्यों ना हो, ये रेट डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जब आप खुद से डिसाइड करते हो तो रेट डिसाइड करना मुश्किल है। क्या पता आप अपनी करेंसी की वैल्यू ज्यादा बना रहे हो, जैसा ना कि कोई इन्वेस्टर आता है तो अपनी कंपनी उसकी 5 करोड़ की है लेकिन वो दिखाता 50 करोड़ की है, तो आपने ओवर वैल्यू कर रखा है। अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ व्यापार कौन करेगा, अंडर वैल्यू होगी तो आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए ये रेट डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स। बेटा मान लो कि सरकार ने सोचा $1 70 रुपए का आप मान के चलो, अभी ये फिक्स कर दिया सरकार ने। अब सरकार को समझ आ रहा है कि हमने अपनी इंडियन करेंसी की वैल्यू को बहुत गिरा दिया है, तो एक काम करो फटाक से भैया इसको 90 कर दो, 90 कर दो, चलो चलो फटाक से 90 कर दो। थोड़े समय बाद क्या लगता है उनको कि हमारी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, हमने कम आंका है उसको, चलो एक काम करो उसकी रेट बढ़ा दो। आपने रेट बढ़ा दिया, सॉरी रेट बढ़ा दिया मतलब आपने 50 कर दिया, नहीं 90 नहीं किया, 50 कर दिया। ठीक है, आपने रेट बढ़ा दिया मतलब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। अब जैसे आपने स्ट्रांग करा करेंसी, व्यापार खत्म हो गया आपके देश के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, वापस सस्ता कर दे रहे हो उसको, 90 रुपए कर दे रहे हो, वापस आपने सस्ता कर दिया। फिर आपने देखा कि आपका बहुत नुकसान हो रहा है, फिर आपने 30 कर दिया इसको। तो कई बार क्या होता है ना, कहने को फिक्स होता है, सरकार जब खुद से डिसाइड करती है ना तो उसको बहुत बार ये फिक्सिंग रेट जो होती है चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि किसी में फायदा हो रहा है, किसी में नुकसान हो रहा होता है। तो एक कॉमन मेजर पे नहीं आ पाता, कॉमन मीडियन पे नहीं आ पाता कि किस रेट जो है वो सबसे बेस्ट है, वो हम उस पर नहीं आ पाते। तो अभी भी प्राइसेस जो है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है सरकार के लिए बेटा। ठीक है, समझ आया फायदे नुकसान। अब हमारे पास जो है एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, दैट इज डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। ये क्या है, आपने डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन अभी पढ़ा, उसी का ये चचेरा भाई का बेटा है। इसमें भी डीवैल्यूएशन का मतलब करेंसी की वैल्यू गिरना होता है, और रीवैल्यूएशन का मतलब करेंसी की वैल्यू का बढ़ना होता है। तो सर फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, डेप्रिसिएशन हो या अप्रिसिएशन हो, वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई की वजह से डेप्रिशिएट होता है या अप्रिशिएट होता है। ठीक है, या तो डिमांड और सप्लाई जैसी होगी मार्केट में, उसके अनुसार
ऑटोमेटिकली या तो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी या ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ये ऑटोमेटिकली होता है, मार्केट करता है। जैसे मार्केट में किसी प्रोडक्ट की रेट ऑटोमेटिकली डिसाइड होती है ना, वैसे ही कुछ रेट्स यहां पर एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली डिसाइड होते हैं। ये हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम बता रहा है, ठीक है। मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसी है, उसके अनुसार करेंसी की वैल्यू है तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में सरकार जानबूझकर या तो अपनी देश की करेंसी की वैल्यू को गिराती है या अपने करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है। और ये किसके अंदर होता है, ये आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है, क्योंकि सरकार फिक्स करती है ना। तो ये ओवर वैल्यू कर देना, अंडर वैल्यू कर देना को ही क्या कहते हैं बेटा, डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन। इसका बेसिक अंतर यह है कि सरकार जानबूझकर क्यों किसी अपनी करेंसी की वैल्यू गिराएगी, उसको क्या फायदा मिल रहा है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि 1990 में हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस जब आए, तो इन इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ, हमारे देश से कोई भी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे और इंपोर्ट्स करने के बाद हमारे पास पैसा नहीं था, तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स तो थे नहीं। तो इन फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने जानबूझकर अपनी इंडियन करेंसी की वैल्यू को गिराया, जिससे कि बहुत सारे लोग हमारे देश से सामान खरीदे, और बहुत सारे लोग जब हमारे देश से सामान खरीदेंगे तो बाहर का फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आएगा। तो सरकार जानबूझकर भी इंडियन करेंसी की वैल्यूज को गिराती है, और ये पहले हिस्ट्री में हो भी चुका है, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है बेटा, समझ आया। तो डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। सरकार जानबूझकर इसकी वैल्यू गिराती है। और रिवैल्यूएशन क्या होता है बच्चे, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन इज बेसिकली रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। सरकार ही इसकी वैल्यू को बढ़ा देती है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली होता है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, और डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होता है सरकार के द्वारा, सरकार जानबूझ के करती है, ठीक है। इसका एक बेसिक डिफरेंस देख लो। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में इन कंपैरिजन टू ऑल द फॉरेन करेंसीज, पर ये कौन करता है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। डेप्रिसिएशन किसके अंदर होता है बेटा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। इसमें मार्केट प्राइस बताता है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इसकी प्राइसेस चेंज होती है, ठीक है। इसकी प्राइसेस क्या होती है बच्चे, गिर रही होती हैं, इसकी प्राइसेस गिर रही होती हैं, बट यहां पर सरकार इन्वॉल्व होती है, यहां पे मार्केट इन्वॉल्व होता है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा होता है। और ये क्या हो रहा है बच्चे, ये डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है, क्लियर। ये किसके अंदर होता है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। और ये किसके अंदर होता है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है, जो कि है हमारे पास अगली स्लाइड में। ये घंटे होता है ना, क्या हम कोई मंदिर का घंटा है क्या जो भी बजा के चला जाता है, सरकार वैसे ही करती है फॉरेन इंडियन करेंसी के साथ, कि जब चाह तब घंटे की तरह बजा दिया, गिरा दिया वैल्यू, और जब चाह तब अप्रिशिएट नमस्कार कर दिया, वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, समझ आया। चलो दूसरा आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो कितना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल यानी कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें मार्केट डिसाइड करता है। जैसा आपने अगर पढ़ा हो, आपको याद हो, आपने जब प्राइस डिटर्मिनेशन नाम का माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये होता है डिमांड और ये होता है सप्लाई, है ना। ये जब मीट करता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ऐसे पॉइंट पर जो भी रेट आएगा, जो भी प्राइस आएगा, जो भी रेट आएगा, है ना, जो भी रेट आएगा, उस रेट पर ही आप डील करते हो, उस रेट पर ही आप डीलिंग करते हो। यानी कि मार्केट में आपकी करेंसी, फॉरेन करेंसी क्या डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके अनुसार आपका रेट डिसाइड होता है कि कितने $1 के लिए इंडियन रुपीस खर्चे जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया। चला अब इसको ध्यान से समझना, और थोड़ा सा अच्छे से मैं समझाऊंगा तो एंड में आपको अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। सबसे पहले, flexible exchange rate system refers to a system in which exchange rate is determined by the forces of demand and supply of different currencies in foreign exchange market। कि अलग अलग करेंसीज की अपनी एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है, और उस डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार हम एक एक्सचेंज रेट निकालते हैं। मार्केट ही निकाल कर देता है हमें एक एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी भी प्राइस बढ़ती रहेगी, कभी भी प्राइस कम होती रहेगी। ये स्टॉक मार्केट की तरह है, कभी भी बढ़ जाएगा, कभी भी कम हो जाएगा, चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। फिर सरकार जब फिक्स करती है तो क्या होता है, एग्जैक्ट रहता है। यहां पर फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। इसमें डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सरकार का कुछ भी रोल नहीं है। नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई भी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ऑफिशियली तो नहीं होती है, अनऑफिशियली हो तो अलग बात है, वैसे तो नहीं होती है। दूसरी चीज, इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं और फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। फ्री क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये अपने अनुसार काम करता है, किसी के इस पे बंदिश नहीं है, सरकार इसमें बीच में उंगली नहीं करती, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से रेट निकाल कर देता है, ठीक है। एक बड़ा अच्छा लाइन है इसके अंदर,
इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। जैसे सरकार जब फिक्स करती है ना रेट, तो ये कई बार अंदाजा नहीं लगा पाती कि कोई रेट हमने ज्यादा लगा दिया, एक्सचेंज रेट हमने कम कर दिया, हमारी करेंसी गिरा दी, हमने करेंसी बढ़ा दी, ये उनको नहीं पता होता है। तो कुछ समय बाद पता चलता है जब वो एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट आपको देखने मिलता है। लेकिन इसमें जब मार्केट डिसाइड करता है ना रेट, तो ये ना ओवर वैल्यू करता है ना अंडर वैल्यू करता है। जो आपके देश की हालत होगी उसके अनुसार जो रेट होगा डॉलर के अगेंस्ट इसका, इंडियन रुपी का, या यूरो के अगेंस्ट इंडियन रुपी का, उसी रेट पे डील होता है। ठीक है बेटा, जैसे अगर मान लो आज 88 है तो कल 89 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, या 70 या 75 या 80 भी हो सकता है। ये मार्केट डिसाइड करता है। ठीक है बेटा, समझ आया? चलिए जी, अब इसके कुछ फायदे नुकसान देख लीजिए। सबसे पहला, मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको रेट निकाल कर देगा। आप ऐसा चिंता मत करो कि वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, ज्यादा वैल्यू तो नहीं लग गई, कम वैल्यू तो नहीं लग गई, एक्सचेंज रेट कम ज्यादा तो नहीं हो गया। ऑटोमेटिकली जो सबसे सही होगा वही रेट निकाल कर देता है। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से बनाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरी चीज, नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि हम सरकार के पास जब जाते हैं, सरकार जब फिक्स करता है रेट, तो उसको बहुत सारे रिजर्व्स होल्ड करने की जरूरत है ना, या तो मार्केट डिसाइड कर रहा है उसकी डिमांड अनुसार, डिमांड और सप्लाई के अनुसार, उसमें रिजर्व का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको कोई रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सरकार के ऊपर से बोझ हट गया कि मुझे इतना सोना रखना ही है इस रेट को फिक्स करने के लिए, या इतना फॉरेन करेंसी रखना ही है इस रेट को फिक्स करने के लिए, वो टेंशन ही हट गया। मार्केट डिसाइड कर रहा है, मार्केट ने जो रेट रखा है उसी पे आप डील कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, इस पे आपको सरकार का कोई बर्डन नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। It provides the opportunity for optimum utilization of resources and raises the level of efficiency in the economy। भाई जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज को ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं करोगे तो हर एक करेंसी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होगी, कोई भी ना वेस्टेज होगा ना किसी को नुकसान होगा। जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी उसके अनुसार एक रेट मिलेगा आपको, और सब लोग अपनी अपनी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगी। कोई भी सामान बहुत सस्ते में नहीं मिलेगा, ना कोई बहुत महंगे में मिलेगा, जो रेट होगा उसी पे आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, नुकसान क्या है? सबसे बड़ी बात, ये रेट बार बार चेंज होते रहते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ना, इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। आज 80 रुपए है, कल 90 हो गया तो, अगर मान लो आज 80 रुपए है कल 70 हो गया तो, भाई 70 में मेरे लिए फायदा है इंडियन के लिए, फॉरेनर के लिए नुकसान है। 90 में मेरे लिए नुकसान है, 80 की जगह 90 हो गया तो मेरे इंडियन के लिए नुकसान है, फॉरेनर के लिए फायदा है। तो ये इंस्टेबिलिटी कई ज्यादा लॉस भी लाती है। कि मैंने एक इंसान के साथ डील किया था कि $1 80 रुपए के बराबर है, कल को वो $1 100 रुपए के बराबर हो गया, तो भैया मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गया ना, मेरे पास से जेब से ज्यादा पैसा लग गया, मेरे को 20 रुपए का नुकसान हो रहा है हर $1 पे, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इस चीज को रोकने के लिए यहां पर कोई चांस नहीं होता, आपको नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरी बात, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। अब मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सट्टेबाजी भी होगी। तो भैया सट्टेबाजी होगी, स्पेक्युलेशन होगा। स्पेक्युलेशन यानी कि आप सट्टाबाजी करते हो, इन एक्सचेंज रेट को खरीदते हो सस्ते दाम पे और महंगे दाम पे बेचते हो और इसका पैसा बनाते हो, और इस वजह से भी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये सट्टाबाजी करने की वजह से भी रेट्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ा डीमेरिट भी है, बहुत बड़ा नुकसान करता है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेट्स को। ठीक है बेटा, तीसरी चीज, क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने का, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन इस लाइन को जरूर पढ़ना एक बार। इट जनरेट्स इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? महंगाई को ये बढ़ावा देता है। कैसे? इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट। ये बोल रहा है कि भाई साहब आपके देश में इंपोर्ट्स क्या हो गए? बहुत बढ़ गए हैं। when there is increase in the price of imports due to depreciation of the currency। मान लीजिए आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ही गिर गई, डेप्रीसिएशन की वैल्यू बहुत ही, मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत गिर गई, डेप्रीशिएट हो गया। $1 जो 70 रुपए का था वो $1 80 रुपए का हो गया। ठीक है, $1 80 रुपए का हो गया, तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है सामान बाहर से बुलवाना महंगा पड़ेगा। अब आप ये बताइए 145 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं वहां पे कितनी सारी डिमांड होगी? डिमांड बहुत ज्यादा होगी, और अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो लोगों को इस्तेमाल करना होगा, तभी डिमांड ज्यादा है। अब आप बताइए अगर फॉरेन से सामान आपको महंगा पड़ेगा तो आप सामान बुलवा नहीं रहे हो, लोगों की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, मतलब सप्लाई कम है। क्यों?
क्योंकि फॉरेन से सामान महंगा पड़ रहा है तो आप सामान बुलवा नहीं रहे, लेकिन लोगों की इच्छाएं कम थोड़ी हो रही है, लोग तो डिमांड कर ही रहे। और जब बेटा डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 लोग सामान बुलवा रहे हैं और आपके पास सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट है, तो क्या होगा भैया? महंगाई बढ़ेगी। और क्या? महंगाई बढ़ेगी। और क्या? खरीदने वाले 1000, सामान 10, तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई बढ़ेगी। तो इतने से चेंज से कितना बड़ा इंपैक्ट होता है देखो। जस्ट बिकॉज हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई तो हमारे लिए बाहर से सामान मंगाना महंगा पड़ गया, प्राइसेस बढ़ गई इंपोर्ट्स की। जैसे इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ी, हमने सामान मंगाना बंद कर दिया, पर लोगों की डिमांड तो कम नहीं हुई, लोग तो अभी भी डिमांड कर रहे हैं, सामान हम मंगवा नहीं रहे, लोग डिमांड करे जा रहे हैं, सामान है नहीं। ऑब्वियस सी बात है जितना भी सामान होगा वो बहुत महंगा हो जाएगा फिर, और उसे ही हम महंगाई कहते हैं बेटा। समझ आया? तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है हमारे इस देश के लिए जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आया? चलो जी, अब हमारे पास एक डिफरेंस आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर है? मोटा मोटी अंदर तो समझ गए होंगे, ये सरकार करती है, मार्केट करता है। ठीक है, इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अदर करेंसी। सरकार के द्वारा करा जाता है, गोल्ड के द्वारा या किसी दूसरे करेंसी के द्वारा। ये क्या होता है बच्चे? ये मार्केट के फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड और सप्लाई जैसी चीजों के द्वारा। ठीक है, देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, इधर सरकार का ही कंट्रोल है, सरकार के पास पावर है, इस रेट को चेंज भी कर सकती है और फिक्स भी कर सकती है। यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, कोई भी रोल है ही नहीं, वो उंगली करती ही नहीं है, मार्केट ही डिसाइड करता है क्या रेट होने वाला है। ठीक है, द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल, ओनली अ स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल, कि $1 70 रुपए का है तो यही फिक्स रहता है जनरली, थोड़ा बहुत एक आध रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है? इधर तो कोई ईमान धर्म ही नहीं भाई साहब, कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, आज सुबह कुछ था तो शाम तक कुछ और हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है यहां पर। ठीक है, गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, बहुत सारा फॉरेन रिजर्व्स इनको रखना पड़ता है जिससे कि रेट फिक्स हो जाए, चेंज ना होते रहे। यहां पर कोई फॉरेन रिजर्व्स रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड और सप्लाई के अनुसार इस रेट को डिसाइड करता है। मैंने तुम्हें बताया था, सरकार जब जानबूझकर करेंसी की वैल्यू बढ़ाए या गिराए तो उसे हम डी वैल्यू या रीवैल्यू कहते हैं, और जब मार्केट डिसाइड करता है कि आपकी करेंसी गिर रही है या बढ़ रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा, अब बात करते हैं थर्ड एंड द लास्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम की। देखो अभी तक आपने क्या सीखा था कि एक रेट में सरकार डिसाइड करती है और दूसरे में मार्केट की डिमांड और सप्लाई रेट डिसाइड करती है, लेकिन थर्ड जो आता है जिसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ये कहता है कि दोनों का मिक्सचर है, दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्म है, जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है। सर ये कैसे होगा, जरा इसको समझेंगे, लेकिन अभी तुम लोग ध्यान से इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दैट इज द फ्लोटिंग पार्ट, एंड a fixed exchange rate system, that is the managed part। क्या बेटा, ये ध्यान से सुनना, मैनेज्ड पार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों का मिक्सचर काम कैसे करता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि फ्लेक्सिबल, जो कि हम देखते थे कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से फ्लक्चुएट होता है, यानी कि फ्लोट कर रहा है, कभी भी ऊपर तो कभी भी नीचे हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, सरकार इसको एक लिमिट दे देती है। लिमिट क्या देती है? जैसे मान लो 78 to 80 की लिमिट दे दी सरकार ने। क्या किया उन्होंने? बोला कि $1 इसके अंदर और इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए, बाहर ना जाए। तो ये फ्लोटिंग पार्ट है, कभी 78.5 हो गया, कभी 79.6 हो गया, कभी 78.7 हो गया, कुछ भी इसके पीछे ऊपर नीचे घूमता रह सकता है, ना 78 से नीचे गिरे ना 80 के ऊपर जाए। ये सरकार एक लिमिट डिसाइड करती है। लेकिन इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? इस वाले पार्ट को कहते हैं फ्लोटिंग पार्ट। ठीक है, कि इसके नीचे कहीं उर्द गिर्द ऊपर नीचे घूम सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी सिनेरियो में 81 हो गया है रेट और किसी सिनेरियो में 77 हो गया है। अब इसमें क्या होता है? सरकार को आना पड़ता है, गवर्नमेंट को आना पड़ता है, वो अपने रिजर्व्स की मदद से इसको खींच के 80 के अंदर ले आता है और ये इसको 78 के अंदर ले आता है। समझ आया? सरकार अपनी रिजर्व्स के मदद से इस रेट को खींचकर इन दोनों के बीच में ले आता है, जो कि पहले से डिसाइडेड है। ठीक है बेटा, और इसमें सरकार इसको मैनेज करती है। क्या करती है बेटा? मैनेज करती है। अब नाम पढ़ो, मैनेज्ड
फ्लोटिंग रेट सिस्टम, यानी कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन। समझ आया बच्चे? अब दिक्कत की परेशानी आई होप कि आपको बेहतर समझ आया होगा। देखो, अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसके रेट डिसाइड होते हैं ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस, एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस इज चेक्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई। समझ आया? यानी कि सरकार, यानी कि आरबीआई, वो इसको चेक करती है और इस फ्लोटिंग को, यानी कि इस एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं बेटा। क्लियर है? सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट विद इन अ सर्टेन लिमिट, कि एक सर्टेन लिमिट में है तो उसको रोकने के लिए, ये लिमिट देने के लिए सेंट्रल बैंक आता है, यानी कि आरबीआई आता है, सरकार आती है। और फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स अ रिजर्व, एक रिजर्व में मेंटेन करती है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू, के जो टारगेट वैल्यू है इसी के अंदर रहे, उसके लिए सेंट्रल बैंक यानी कि सरकार काम भी करती है और इंडिया भी इसी सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, प्रेफर्ड यही किया जाता है। ठीक है बच्चे, समझ आया? तो दिस इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। क्लियर बच्चे? अब आते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में। देखो, सरकार कैसे डिसाइड करती है रेट, वो अपन जान चुके हैं, लेकिन अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये जो डिमांड सप्लाई अपन पढ़कर आए, तो कब किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, कब किस फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है, उसको भी समझना तो जरूरी है ना। तो डिमांड का मतलब होता है जब आपको पैसा खर्चा करना हो, जब पैसा आउटफ्लो करना हो। द डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम द पीपल हु नीड इट टू मेक पेमेंट। अगर आपको पैसे से पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी से पेमेंट करनी है, तब आप क्या करोगे? डिमांड करते हो कि भैया मुझे डॉलर लाओ, मुझे कुछ पेमेंट करनी है। तो ये डिमांड कहां से आती है? पैसा डिमांड की कैसे आती है? कुछ वेरियस रीजन से आती है। देखो, इट इज डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट्स फॉर फॉलोइंग रीजंस। किन किन चीजों के लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं? पहली चीज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा, अगर मुझे बाहर के देशों से सामान बुलवाना है तो मुझे बाहर के देश की करेंसी चाहिए ना। मैं पैसा दूंगा फॉरेन करेंसी में तो मेरे पास सामान आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? पेमेंट कर रहा हूं फॉरेन के देश में और मुझसे सामान आएगा। तो इसे ही हम डिमांड कहते हैं कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों है? क्योंकि मुझे फॉरेन से सामान बुलवाना है। दूसरा पॉइंट, टूरिज्म। दिख रहा है? अगर तुम्हारे सामने से सर यूएस घूमने गए, स्पेन घूमने गए, मस्त बढ़िया भैया घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी की जरूरत तो होगी ना दोस्त। वहां पर थोड़ी गांधी चलेगा। वो देखा था ना स्टार्टिंग वाली वीडियो में, क्या बोल रहा था उस भिखारी ने? तो यही वाला हिसाब किताब हो जाता है। 100 रुपए दिए थे पर नहीं माना ना, गुस्सा कर गया। उसीलिए कहा जा रहा है कि टूरिज्म के लिए किसी भी देश में जाओ तो आपको उस देश की करेंसी चाहिए, तो आपको डिमांड होती है उस करेंसी की। ठीक है बेटा, फॉरेन करेंसी की। फिर आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। मान लीजिए आपके कोई शीनू चाचू रहते हैं कोई कनाडा में, या तुम्हारी कोई पिंकी बुआ रहती हैं, या कोई शीला आंटी रहती हैं, तुम वहां पर गए तो उनके लिए तोहफा भी लेकर जाओगे। और तोहफा अगर तुम्हें बाहर से लेना है या बाहर देना है या बाहर से लाना है तो फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है ना। जब आप किसी रिश्तेदार के लिए तोहफा लेके जाते हो जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग यूनिलैटरल ट्रांसफर्स लाइक सेंडिंग गिफ्ट्स टू अनदर कंट्री। दूसरे देश में आप गिफ्ट दे दो, या फिर बाहर घूमने गए थे और अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ रहे हो, तो भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करी ना आपने। इसी को हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी कहते हैं। वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, इसलिए यूनिलैटरल है बेटा। ठीक है। परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्रीज। बेटा, आपका मन किया कि मैं बाहर किसी कंट्री में कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, कोई स्टॉक्स खरीद लूं, कुछ सामान खरीद लूं। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, कुछ पैसा लगाते हो अपना, तो आपका फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी तो डिमांड होगी। यही अपने को बता रहा है कि डिमांड कब होती है फॉरेन करेंसी की? जब आप पैसा लगाओगे, कुछ सामान खरीदोगे, तो आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। इटली में घर अच्छा लगा, खरीद लिया। कैसे? इटली के अंदर यूरोस चलते हैं तो यूरो आपने पेमेंट करी होगी। ठीक है। स्पेक्यूलेशन। बेटा, सट्टेबाजी डिमांड और सप्लाई दोनों में होती है। Demand for foreign currency arises when people want to make gains from appreciation of currency। कि भैया अगर आपकी करेंसी बढ़ रही है,
आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग हो रही है तो आपको डिमांड होती है किसकी बच्चे? आपको डिमांड होती है इसकी, आपके फॉरेन एक्सचेंज की। इसीलिए आपको ये डिमांड के सेक्टर में आता है। डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर ही स्पेकुलेशन होता है बच्चे, ठीक है। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर आपको अपना उधार चुकाना है, तो अगर फॉरेन का कोई उधार है, अगर आपने यूएस से उधार लिया है तो डॉलर्स में आप अपना उधार चुकाओगे और आपको पेमेंट करनी होगी तो आपको डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बन गई। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होती है? इन वेरियस रीजंस के साथ होती है। अच्छा, अब डिमांड का एक बेसिक नेचर होता है, शायद आप लोग अच्छे से जानते हो। डिमांड का प्राइस से रिलेशन कैसा होता है? आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सर, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसका एक्सचेंज रेट और डिमांड का भी इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपको ग्राफ जो है वो सेम प्राइस और डिमांड का जैसा होता है वैसा ही दिखेगा। यानी कि अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, और डिमांड अगर कम हो गई है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, पहले आपकी डिमांड थी ये और आपका रेट था ये। मान लीजिए ये था 50 का रेट, है ना, ये 50 का रेट था। क्लियर? ठीक है, मान लीजिए 50 का रेट था। अब क्या हुआ बच्चे? डिमांड बढ़ गई, है ना। डिमांड या तो कम हो गई, चलो मान लो कम ले लेते हैं, इस वाले केस में कम है तो डिमांड कम हो गई, है ना, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड कम हो गई, क्या हुआ बच्चे? रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया, कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, समझ आया? तो डिमांड के कम होने पर या बढ़ने पर आपको फ्लक्चुएशंस दिखेंगे या आपको इनवर्स रिलेशन दिखेगा। इनवर्स रिलेशंस होते हुए दिखेंगे, इनवर्स रिलेशन होता हुआ दिखेगा। इनवर्स रिलेशन क्या बताता है? कि डिमांड बढ़ रही है, रेट कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, रेट बढ़ रहा है। इस वजह से यह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इनवर्स रिलेशन की वजह से। यह आप ऑलरेडी जानते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। यह सेम लॉजिक यही अप्लाई होता है। ठीक है बच्चे, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है सप्लाई की बात। जब आपको पेमेंट करनी थी तब आपको डिमांड की जरूरत थी, है ना। जब आपको पैसा रिसीव करना है तब आपकी सप्लाई की बात आएगी। यानी कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स द रिसीट्स, यानी कि पैसा आप रिसीव कर रहे हो, ऑफ फॉरेन करेंसी। द सप्लाई यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दी दोज पीपल हु रिसीव इट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कि जब भी लोग पैसा फॉरेन करेंसी में रिसीव करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, किसी ने आपको डॉलर आकर पकड़ाकर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, आपके पास डॉलर ज्यादा हो जाएंगे, फॉरेन करेंसी ज्यादा हो जाएगा। तो कब कब ऐसा होता है कि आपके पास सप्लाई बढ़ जाती है फॉरेन करेंसीज की? देखो, अगर आपने बाहर के विदेश में कोई सामान बेच दिया, जैसे यूएस में आपने कुछ बेच दिया, स्पेन में कुछ बेच दिया, तो फॉरेन से आपको पेमेंट आएगी, आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी। यूरोज में रिसीव हुआ आपने आपके पास पैसा, डॉलर्स में आपके पास पैसा रिसीव हुआ, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई, आपके पास इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई स्वाभाविक सी बात है, किसी बाहर के व्यक्ति को अगर हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा तो डॉलर्स में, यूरोज में या बाहर की करेंसी में पेमेंट करेगा, और बाहर की करेंसी में पेमेंट करेगा तो हमारे देश में तो सप्लाई बढ़ जाएगी ना फॉरेन करेंसी की। तो हमारे पास क्या होगा? बहुत सारे रिजर्व्स इकट्ठे होते जाएंगे। इसीलिए ये सप्लाई बढ़ाता है। बाहर से पैसा रिसीव किया आपने, डॉलर्स में, किसी भी और करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, रेमिटेंस, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको गिफ्ट बाहर से भी तो आ सकता है, कोई बाहर से भी तो पैसा भेज सकता है। जैसे कुछ बच्चे जो फॉरेन में पढ़ते हैं और माँ बाप इंडिया में रहते हैं, तो बाहर से बच्चे इंडिया में पैसा भी तो भेजते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक तरफा ट्रांजैक्शन है, लेकिन बाहर से पैसा आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, दिस शोज दी रेमिटेंस, यानी कि पैसा आपके देश के अंदर आ रहा है, आपको फॉरेन करेंसी मिल रहा है। ठीक है, समझ आया बेटा? तीसरी या चौथी बात में स्पेकुलेशन आता है। मैंने बोला ही था, सट्टेबाजी में क्या होता है? आपके पास स्कोप होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर सट्टेबाजी में स्कोप होता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज हु वांट टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज पे आपको अगर स्पेकुलेट करना है तो उस सेंस में भी डिमांड और सप्लाई पे सट्टेबाजी चलती है पूरी। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने किसी दूसरे देश से उधार ले लिया, तो आपने उधार लिया होगा, आपको रुपीस में थोड़ी मिलेगा। आपने अगर यूएस से उधार लिया तो वो तो डॉलर्स में ही देगा ना आपको उधार। तो अगर आपने लोन लिया है तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगा, फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट रिसीव होने वाली है। ठीक है, ग्रांट्स, डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको कोई ग्रांट मिल जाए या कोई आपको डोनेट कर दे पैसा, तो वो भी कैसा होता है बच्चे? जैसे हमारे देश में जब भी कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो बाहर के बहुत वेल्दी लोग, बड़े बड़े कंट्रीज जो है,
फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं। जैसे कोविड के अंदर इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका जो ओनर है उसने बहुत सारे पैसे इंडिया में डोनेट किए थे और उसने डॉलर्स में पेमेंट करी थी बेटा, ठीक है, और कुछ क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट करी थी। बट डॉलर्स की अगर बात माने तो आप ये समझ सकते हो कि डोनेशन हो या ग्रांट हो, बहुत सारा पैसा जब आप बाहर से रिसीव करते हो तो आपके पास फॉरेन करेंसी बहुत आता है, सप्लाई बढ़ जाती है। सेम लॉजिक, सिंपल लॉजिक, ठीक है बेटा, समझ आया? अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आता है आपके पास सप्लाई कर्व कैसा दिखता है। जैसा नॉर्मली आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन, सेम उस प्रकार होता है। अपवर्ड राइजिंग दिखेगा आपको यहां पर भी, सप्लाई बढ़ती है रेट बढ़ता है, सप्लाई कम होती है रेट भी कम हो जाता है। देखो सप्लाई और रेट का रिलेशन, सप्लाई बढ़ गई रेट भी बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई रेट भी बढ़ गया। डायरेक्ट रिलेशन की वजह से ये अपवर्ड राइजिंग आपको दिखता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो सप्लाई और डिमांड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा अब आते हैं इसके अंतिम टॉपिक के ऊपर, यानी कि अभी आपने डिमांड और सप्लाई अलग अलग तरीके से पढ़ा और उसके रिलेशंस भी अलग अलग तरीके से समझे, लेकिन रियल लाइफ में तो डिमांड और सप्लाई साथ में काम करता है और डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट्स, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्सचेंज रेट्स बन जाते हैं। यानी कि एक एग्जांपल से समझिए, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल where demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange। यानी कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, जिसे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, उससे जो रेट निकलता है उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। समझ आया? जब किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई मिल जाती है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कुछ इसके और चीजें बताता हूं। जैसे कि मैं आपको इसको बताता हूं, मान लीजिए अगर रेट बढ़ जाए, जैसे कि मान लो ये रेट था कुछ 50 रुपए, है ना, 50 रुपीज का रेट निकल कर आया डिमांड और सप्लाई के सेंस में। लेकिन मान लीजिए रेट अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए 80 हो गया, ये R2 इज 80, मान लीजिए रेट बढ़ गया, तो क्या बता रहा है? ये एक्सेस सप्लाई को दर्शाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए रेट कम हो गया, मान लीजिए कि 30 हो गया, दैट इज R1, तो आप ये बताओगे दिस इज द एक्सेस डिमांड वाला केस। ठीक है, इसका रेलेवेंसी भी थोड़ी देर में और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर बच्चे, समझ आया कि रेट बढ़ रहा है तो एक्सेस सप्लाई को शो करता है, रेट कम हो रहा है तो एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है यहां पर। क्लियर? देखो सेम चीज यहां बोलिए, एनी एक्सचेंज रेट अदर देन OR इज नॉट एन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। भैया ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। ये वाला रेट एक्सेस सप्लाई को बता रहा है कि एक्सेस सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज में, और ये वाला रेट एक्सेस डिमांड को बता रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारा डिमांड है। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। एक एक केस को समझते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। अब डिमांड और सप्लाई वैसी की तो वैसी रहने वाली नहीं है, समय के साथ ये डिमांड और सप्लाई चेंज भी होती है। तो एग्जांपल समझिएगा। देखो हमारे पास यहां पर एक चार्ट है जिसको मैं बनाता हूं और उसको समझने को आप कोशिश करना। ये अपने पास एक ग्राफ है, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। ये रही आपकी डिमांड और ये रही आपकी सप्लाई। ठीक है बेटा, अब लेट्स से आप बोलता हो पहला केस कि भैया डिमांड बढ़ गई है। व्हेन इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है तो आप ये चीज समझ सकते हैं। जब उससे पहले मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख दूं यहां पे, तो ये रहा हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट और इससे जो रेट निकल कर आया है, यानी कि इससे जो रेट निकल कर आया है वो है R। ठीक है, लेट्स से इट्स पॉइंट R। ठीक है, अब आपने क्या किया? डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ा दी यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट। आपने जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट किया बेटा, तो आपको पता चला नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, दैट इज दिस वन E1, और इससे जो नया रेट निकलेगा वो है R1। यानी कि इंक्रीज इन डिमांड की वजह से रेट्स बढ़ गए हैं। पहले 50 रुपए का होगा एक्सचेंज रेट, अब 80 रुपए का हो गया। ठीक है, इसका दूसरा सिनेरियो क्या होता है? देखो समझने की कोशिश करना। इफ द सेकेंड कंडीशन इज डिमांड कम हो रही है, यानी कि देयर इज डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड कम हो गई है तो क्या होता है बच्चे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है कर्व। अगर आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ इस जगह दिखेगा आपको, इसको मैं E2 लिख देता हूं,
और इससे जो नया आपका एक्सचेंज रेट आएगा वो आएगा R2 विच विल बी लेस देन द इक्विलिब्रियम, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट। कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर मान लीजिए 50 का था तो ये 80 का है, तो ये 30 का है। समझ आया? तो यानी कि इंक्रीज इन डिमांड के अंदर ये देखने को मिलता है कि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, और डिक्रीज इन डिमांड के केस में पता चलता है कि नया इक्विलिब्रियम रेट से रेट आपका कम हो जाता है। अच्छा सर, आप बोलोगे कि अभी तो इनवर्स रिलेशन की बात कर रहे थे। बेटा वो इंडिविजुअल केसेस की बात हो रही थी। यहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में निकालकर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालता है। ठीक है, यहां पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां पे सप्लाई भी है साथ में, तो क्वांटिटीज जो है ना डिमांड और सप्लाई की वो इधर लिख रहा हूं मैं। इस केस में अगर देखोगे तो देखो पुरानी वाली आपकी क्वांटिटी कितनी थी बेटा, ये नई वाली क्वांटिटी कितनी आई आपकी Q1, डिमांड बढ़ गई थी, और Q2 जो है वो आपकी डिमांड कम को शो करता है। दिस मींस कि आपकी डिमांड के कम होने से रेट्स कम हो गए और डिमांड के बढ़ने से रेट्स बढ़ गए। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के थ्रू में पता चलता है। ठीक है, समझ आया? सब कुछ आपके सामने है। सेम सिनेरियो जरा समझो सप्लाई के केस में। सप्लाई के केस में सेम सिनेरियो समझने की कोशिश करिएगा। पहला केस, सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो क्या, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई। लो भैया आगे का केस समझते हैं। देखिए अभी तक जो देख रहे हैं उसमें हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी है। ठीक है बेटा, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज व्हाट आई नो सो फार। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इससे मैंने एक लाइन खींची, दिस इज आर। ठीक है, अब देयर इज अ केस कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज हो गया यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट, तो राइटवर्ड शिफ्ट को इसको शो कर रहा है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। ठीक है, अब इससे एक नया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, दिस इज नोन एज E1। इससे जो मेरे पास रेट निकल रहा है ना वो मेरा रेट आ रहा है लोअर, काफी कम रेट आ रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर ये 50 था तो ये हो गया 30। क्योंकि क्या हुआ बेटा, देखो पहले मैं सप्लाई कर रहा था मान लीजिए लेट्स से 10, तो अब मैं सप्लाई कर रहा हूं लेट्स से 12, अब मैं 12 सप्लाई कर रहा हूं, सप्लाई बढ़ गई S1। ठीक है, अब क्या हुआ, इस चक्कर में हमारे पास नया जो रेट आया है वो लोअर आया है। अब दूसरे केस में देखिएगा बेटा क्या हुआ, इफ आई से दूसरे केस में कि सप्लाई गिर चुकी है, देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, तो नया वाला जो मेरा सप्लाई कर्व बनेगा जो कि होगा S2 विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई को शो कर रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसके हिसाब से जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा दैट इज E2, ये हमें एक नया एक्सचेंज रेट देगा दैट इज R2, जो कि रेट्स काफी हाई हो जाएंगे, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएंगे। यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से रेट कम हो जाता है और डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से रेट बढ़ जाता है। क्या ये बात आपको समझ आई? इस केस में क्या दिखा, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से आपके रेट बढ़ते हैं, डिक्रीज इन डिमांड की वजह से रेट कम हो जाते हैं जब हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर जब हम डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल तो सप्लाई के बढ़ने से रेट कम हो जाता है और सप्लाई की कम होने से रेट बढ़ जाता है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहां पर भी दे रखा है, इफ यू वांट टू गिव इट अ रीड यू गाइस कैन रीड इट। ठीक है बच्चे, समझ आया? चलो जी, ये भी देख लो एक बार, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू गाइस वांट। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर। बस एक फंक्शन सुन लीजिए और आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो एक जगह है जहां पर आप फॉरेन करेंसीज को खरीदते हो या बेचते हो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर द फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। सिंपल एज दैट, क्लियर एज दैट। ठीक है, समझ आया? यहां पर आप खरीदते हो और बेचते हो फॉरेन करेंसी को। इसके कुछ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। बेटा सिंपल सी बात है, ये वो जगह है जहां पर आप ट्रांसफर करते हो किसी फॉरेन करेंसी को। आप डॉलर्स ट्रांसफर करोगे या आप किसी और तरीके से किसी फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर करते हो, कोई पैसे ट्रांसफर करते हो या कोई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हो कि आपने कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज दिया या कुछ भी ऐसी चीज भेज दी, दैट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। इट रेफर्स टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर between the countries involved the transaction. This function is performed through credit instruments like bills of foreign currency, foreign exchange, bank draft और टेलीफोनिक ट्रांसफर।
टेलीफोनिक ट्रांसफर यानी सिर्फ फोन पे ट्रांसफर करवा दिया आपने, ठीक है, या आपने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, या आपने बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दे दिया, ऐसा कोई भी अगर आपने चीज करी उसके थ्रू अगर आपने पैसा ट्रांसफर करना चाहो कर सकते हो। ये पहला इसका फंक्शन कहलाता है, ट्रांसफर कर देना, ठीक है। दूसरा क्रेडिट फंक्शन। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ना इसको बड़ा अच्छे से सुनना क्योंकि बहुत ईजी सा पॉइंट है। बेटा मैं इंडिया से कोई सामान बुलवाना चाहता हूं, या मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति मुझसे सामान बुलवाना चाहता है, मैं इंडिया में बैठा हूं, ठीक है, मुझसे यूएसए के व्यक्ति ने बोला कि भाई मुझे एक सामान दे दो, मुझे कुछ सामान दे दो, ठीक है, मुझे कुछ सामान दे दो। मैं क्या करूंगा, मैं इस सामान को पहले बेचूंगा, जो भी मैं उससे पैसे कमाऊंगा उसको बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। यानी कि उधारी पे आप सामान ले रहे हो, अपने देश में बेचोगे, उससे पैसा बनाओगे और फिर ये पैसा लौटाओगे। इसे हम क्रेडिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू अनेबल द इंपोर्टर टू टेक पोजेशन ऑफ गुड्स, सेल देम एंड ऑब्टेन मनी टू पे ऑफ द बिल। सिंपल बात समझ आया कि पहले पैसा सामान ले ले, उससे पैसा कमा ले और फिर बिल अपना चुका दे। ये क्रेडिट फंक्शन भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करता है, ठीक है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कई प्रकार के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइप की चीजें होती हैं, उनकी मदद से आप आराम से इसका पैसा चुका सकते हो। आपने शायद बिजनेस में भी पढ़ा होगा कैसे उधारी के लिए आप लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करवाते हो बैंक से, है ना। कि आपको अगर ट्रस्ट ना हो तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा लो कि भाई क्या पता सामने वाला सिर्फ सामान लेके भाग जाए तो पैसे ना पे करे तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इससे बोलेगा कि अपने नेशनलाइज बैंक यानी कि यूएस के बैंक से चिट्ठी में लेटर ऑफ क्रेडिट लिखवाओ कि तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, तुम कितने खरीदने योग्य हो सामान, उसकी मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट जब मिल जाएगा ना बैंक से, क्योंकि बैंक को तो पता है तुम्हारे पास कितना पैसा है, वो मुझे बता देगा कि पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इस बैंक जब तुम्हारी गारंटी ले लेगा ना तो मैं तुम्हें सामान भेज दूंगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन होना वेरी रेगुलर बेसिस होते रहते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, सामान आने में भी तो समय लगता है ना, तो कौन पहले करे, ऐसा बोलेगा नहीं तो सामने वाला कि पहले तो सामान भेज तो पैसे पे करूंगा, वो बोलेगा कि पहले पैसे दे फिर सामान भेजूंगा, ऐसे तो ट्रस्ट ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्रेडिट फंक्शंस भी करे जाते हैं। क्लियर। हेजिंग फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट है जो कि बहुत लोगों को लगता भी होगा। जैसे मैंने एक मेरा दोस्त है, उसको पैसे की जरूरत थी, उसने बोला यार मुझे ना $1000 प्लीज सेंड कर दे। मैंने बोला ठीक है $1000 सेंड कर देता हूं। लेट्स से मैंने $1000 जो पे किए, मैंने पे किए 90 रुपए के रेट पे, यानी कि व्हेन $1 was is equal to 90 रुपीज, व्हेन $1 was is equal to 90 रुपीज, तो मैंने उस हिसाब से 90,000 रुपए खर्चा किया, ठीक है। 500 रुपए और मान लेना क्योंकि एक्सचेंज रेट का कुछ रेट लगता है, 500,000 रुपए और लग गए मेरे, तो 90,000 रुपए मैंने जब अपने जेब से लगाए तो वहां पर $1000 उसको मिल गए, ठीक है। उसने 6-8 महीना 10 महीना साल भर तक उसका इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद उसने मुझे पैसा लौटाया, ठीक है। जैसे उसने साल भर या 6 महीने बाद मुझे पैसा लौटाया तो उसने मुझे $1000 के, उसने अपनी तरफ से $1000 पेमेंट करी क्योंकि उसको $1000 मिला था, तो उसने मुझे $1000 ही पे किए, लेकिन मेरे पास तो कन्वर्ट होके पैसा आएगा, तो मेरे पास पैसा आया मात्र 80,000 रुपए। सर कैसे, क्योंकि रेट जो है अब बदल चुका था। पहले एक्सचेंज रेट $1 90 रुपए, $1 90 रुपए के बराबर था, अब $1 80 रुपए के बराबर है, क्योंकि चीजें तो फ्लक्चुएट हो रही ना, एक्सचेंज रेट तो बदल रहा है। इसने $1000 रिसीव किए तो ये तो $1000 ही पे करेगा, और मैंने 90,000 पे किए तो मुझे तो 80 मिल रहे हैं भाई, मुझे तो 80,000 मिल रहे हैं, तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा। अब ये ज्यादा डॉलर भेजे तो मेरे को 90,000 मिलेगा, लेकिन इसको लगेगा कि यार मैंने जब $1000 ही रिसीव किए थे तो मैं ज्यादा क्यों दूं, हाँ या ना। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक हेजिंग फंक्शन होता है, यानी कि आप पहले ही अग्रीमेंट कर लेते हो। जब आप सौदा करते हो ना किसी के साथ, तो उसमें आप डेट, आज की डेट, जो आज की डेट होती है वो लिखते हो, वो मेंशन करते हो। फ्यूचर की डेट मेंशन करते हो कि फ्यूचर में 6 महीने बाद हम डीलिंग करेंगे, ठीक है। और करंट एक्सचेंज रेट भी मेंशन करते हो, करंट एक्सचेंज रेट भी मेंशन करते हो कि भाई कभी भी 6 महीने बाद कुछ भी रेट हो जाए, मैं तो तेरे को पैसा $1
अस्सी रुपए के हिसाब से ही दूंगा, भले फिर $1 90 रुपए का हो जाए, 100 रुपए का हो जाए, 40 रुपए का हो जाए, 50 रुपए का हो जाए। हम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो रेट मैं डिसाइड करूंगा या अपन दोनों डिसाइड करेंगे आज की तारीख में, भले ही वो 6 महीने बाद डील हो, लेकिन जो रेट आज डिसाइड हो रहा है उसी पर हम डील करेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कुछ भी मार्केट में चेंज होता रहे, हम तो उसी पे डील करेंगे जिससे हमने अग्री किया है एक दूसरे पे। ठीक है बेटा। When exporter and importer enter into an agreement to buy and sell goods of some future date, फ्यूचर डेट पे आपको कुछ खरीदना बेचना हो तो एट द करंट प्राइस, आज की प्राइस पे आपको डील करना है, लेकिन एंड एक्सचेंज रेट, इट इज कॉल्ड हेजिंग। द पर्पस ऑफ हेजिंग इज टू अवॉइड अननेसेसरी लॉसेस, बेबुनियादी लॉसेस की, मतलब जस्ट बिकॉज रेट चेंज हो गया इसलिए नुकसान हो गया। That might be caused due to exchange rate variations in the future. फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा आपको पता नहीं ना, उस वजह से अगर आपको नुकसान हुआ तो उससे बचने के लिए आपको हेजिंग फंक्शन होता है। यानी कि पहले डिसाइड कर लो कौन सी तारीख को आप क्या डील करोगे और रेट आज का डिसाइड कर लो। आज जितना एक्सचेंज रेट है उतने पे हम लोग बाद में भी करेंगे, भले कुछ भी होता रहे फिर रेट। ठीक है बेटा, समझ आया। एंड द लास्ट 2 पॉइंट, कितने प्रकार के मार्केट होते हैं? 2 प्रकार के मार्केट है। एक है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट यानी कि नो बिफोर नो लेटर, फैसला ऑन द स्पॉट। यानी कि बेटा सिंपल सी बात है, जब आप पैसे का ट्रांजैक्शन विद इन 2 डेज, मात्र 2 दिन के अंदर अंदर कर रहे हो, इमीडिएटली कर रहे हो, सामान खरीदा पैसा भेज दिया, सामान खरीदा पैसा भेज दिया, सामने वाले ने आपने सामान खरीदा आपने पैसा रिसीव कर लिया, मतलब ऑन द स्पॉट जहां पेमेंट होती है उसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। एक टाइम लिया जाता है, 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता, तो 2 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट हो रही है तो उसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं, जहां पे तुरंत पेमेंट मानी जाती है। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू मार्केट इन विच receipts and payments are made immediately. Generally a time of 2 business days is permitted to settle the transaction. Generally ये बोला जाता है इमीडिएट ट्रांजेक्शन का मतलब ये कंसिडर किया गया है कि 2 बिजनेस डेज में आप ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। इसे हम इमीडिएट पर्पस ही कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन प्रोसेस होता है, थोड़ा समय लगता है, 2 दिन मैक्सिमम टाइम होता है, उसी के अंदर आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। इसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। ऑन स्पॉट पेमेंट हो रही है या पेमेंट रिसीव हो रही है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होगा? सिंपल एज दैट, फ्यूचर की डेट्स पे आपको करना होगा। यानी कि फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट बट एट अ रेट अग्रीड अपॉन टुडे। यानी कि आज मान लीजिए कोई तारीख है, मान लीजिए 15 अगस्त तारीख है आज, ठीक है, 15 अगस्त 2025 आज की तारीख है, ठीक है, 15 अगस्त 2025 आज की तारीख है, और मैं ये बोलूं कि आज $1 इज इक्वल टू अराउंड 75 रुपए का है, और मैं इससे अग्रीमेंट कर रहा हूं कि सुन बे, मेरे से तू 6 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद, ठीक है, जो भी डेट आएगी उस पर जो भी रेट होगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो हम डिसाइड कर रहे हैं इसी रेट पे हम लोग डील करेंगे। यानी कि जो हेजिंग फंक्शन मैंने तुम्हें बताया ना, उसी की बात कर रहा है कि फ्यूचर में हम डील करेंगे लेकिन आज का जो रेट है ना उसी पे डील करेंगे। ठीक है, फिर ये 80 हो, 90 हो, 100 हो जाए, 40 हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तभी इसके अंदर आप 2 चीज देखोगे, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर साइंड ऑन 1 डेट एंड कंप्लीटेड ऑन द लेटर डेट। भाई बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बच्चे, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के साथ ऐसा होता है कि वो साइन कभी और किए जाते हैं कि आज मैंने अग्रीमेंट किया लेकिन इसका जो डील होता है वो कुछ समय बाद कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस वजह से रेट ना चेंज हो जाए तो आप पहले से डिसाइड करके रखते हो, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसके 2 रीजन क्या है, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंजेस, यानी कि हेजिंग के थ्रू आप जो फ्लक्चुएशन होते हैं उनको अवॉइड करते हो, अननेसेसरी लॉसेस को अवॉइड करते हो, और दूसरा चीज पैसा बनाने के लिए भी करते हो, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी के लिए भी आपका इस्तेमाल होता है ये फंक्शन। ठीक है बेटा, समझ आया कि मान लीजिए मैंने बोला कि आज मुझे 75 रुपीज पर मुझे इंडियन रुपीज मतलब $1 मिल रहा है, मुझे $1 75 रुपीज का है। मान लीजिए अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई तो मेरे पास तो $1 रखा हुआ है और $1 90 रुपए का हो गया, तो मैंने जैसे $1 बेचा तो मैंने तो लगाए 75 थे पर मुझे 90 रुपए में लगाए। ठीक है, 15 रुपए का फायदा मिल गया। तो दिस ऑल्सो शोज कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सट्टेबाजी भी होती है। क्लियर बेटा, समझ आया? ये आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि भले 90 रुपए कुछ भी हो, मैं तो 75 रुपए ही तेरे को दूंगा, 15 रुपए का फायदा हो गया बेटा। समझ आया? ऐसा भी होता है, ऊपर नीचे कई सारे फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। एंड दिस वाज इट फॉर द चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा
और बहुत अच्छा भी लगा होगा। डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको चैप्टर कैसा लगा और आपको अच्छा लगा कि नहीं, और दूसरे लोगों तक भी शेयर करो क्योंकि बहुत प्यारा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और बहुत सारी जनरल नॉलेज भी देता है आपको, क्योंकि आसपास की चीजें ही इकोनॉमिक्स, कोई रियल लाइफ ऐसा सब्जेक्ट है ये कि जो हर चीज आपको रिलेट करके बता सकता है। ठीक है, एनीवेज लॉट्स ऑफ लव बेटा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत ज्यादा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन।